कोई डाउट्स हैं फ्रॉम द लास्ट क्लास? अजीत, कोई डाउट्स? सर नो सर मेरा अभी। स्मॉल डाउट है। जी बताइए। सर एक मुझे शिवाकी जी का भी डाउट है। इफ फंक्शनल मेलेफिक्स आर एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स, वुड दे प्रोड्यूस लेस नेगेटिव रिजल्ट्स ड्यूरिंग देयर दशा? ऐसा होना चाहिए शिवाकी जी। ख्याल ठीक है आपका? प्रिया जी बताइए। सर आप जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपने बताया था कि किसी प्लैनेट की जैसे कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अगर फर्स्ट हाउस है और उसी की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मतलब नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट है तो इन दोनों करेक्ट। में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस मतलब एक प्लैनेट है जो आप D1 चार्ट में या लग्न चार्ट में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ प्लेस्ड है और कितनी स्ट्रेंथ है उस प्लैनेट में। ये दो तीन पैरामीटर्स पे जज करते हैं एक प्लैनेट को। दो तीन नहीं, वैसे तो काफी सारे पैरामीटर्स पे जज करते हैं। लेकिन जब आप एक ओवरव्यू लेते हैं एक चार्ट का, तो उसमें आप देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको स्ट्रेंथ में दिख रहा है, पावर में दिख रहा है कि इसके पास पावर है और अपने रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है। राशि कौन सी है प्लैनेट की, या कौन सी राशि में प्लेस्ड है प्लैनेट, एक तो वो मैटर करेगा। और एक ये मैटर करेगा कि वो किस जगह प्लेस्ड है चार्ट में। चार्ट आपने देखा तो आपको उससे ये भी पता लगेगा कि आकाश में उस समय प्लेनेट कहाँ था जब आप पैदा हुए, है ना? तो सूर्य 10वें घर में दिग्बली है, क्योंकि सूर्य सर के ऊपर होता है 10वें घर में जब होता है, मतलब 12-1 बजे का जन्म है। तो आपको नेचुरली पता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ है सूर्य में। सब तरफ लाइट आती है, शैडो नहीं बनती। सब तरफ लाइट आती है 12 बजे, सूरज सबसे स्ट्रांग होता है, आप बोल सकते हैं जब जेनिथ पॉइंट पे है ना। वो 10th हाउस है आपके हॉरोस्कोप का। तो सूर्य जब आप पैदा हुए तो उस समय स्ट्रेंथ में था। विल दैट मीन कि अच्छा हो गया? नो। अच्छा बुरा नहीं बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि किसको स्ट्रेंथ मिल रही है। सूर्य की क्वालिटीज ज्यादा होंगी आदमी के अंदर, फॉर श्योर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सूर्य 10वें घर का होगा तो सूर्य के गुण नेचुरली आदमी के अंदर ज्यादा होंगे क्योंकि दिग्बली है। इसी तरह जो ईस्ट की जो डायरेक्शन है, जो ईस्टर्न होराइजन है, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां से आप पहली बार सूर्य को देखते हैं सुबह, वो हाउस फर्स्ट हाउस है। वो लोकेशन फर्स्ट हाउस है आपके हॉरोस्कोप में। तो बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति और मरकरी या बुध, ये दोनों दिग्बली होते हैं फर्स्ट हाउस में। तो किसी भी चार्ट में आपको ये दिखेंगे फर्स्ट हाउस में, तो इसका मतलब इनके पास स्ट्रेंथ है, उस समय इनके पास बल था। तो इनके गुण होने चाहिए आदमी के अंदर, बेसिक लेवल की बात करें अगर तो प्लैनेट में कोई भी चार्ट कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में स्ट्रेंथ में है, उसके आपको गुण होने चाहिए आपके अंदर। इसी तरह मून और वीनस जो है वो फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं। इसका मतलब वो उस समय जेनिथ पे नहीं थे, वो पृथ्वी के दूसरी तरफ थे जब आप पैदा हुए। उनमें तब स्ट्रेंथ होती है। तो जो प्लैनेट में स्ट्रेंथ होगी उसमें पावर ज्यादा होगी, जो पावर ज्यादा होगी तो वो अपने रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांगली दे सकता है। आपके व्यक्तित्व में भी दिखेंगे उनके गुण। और जब वो ऑपरेट करेंगे दशा, अंतरदशा, महादशा, तब वो ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट्स दे सकते हैं क्योंकि वो दिग्बल है उनके पास। शुभ अशुभ आप उनकी राशि प्लेसमेंट से देखते हैं कि किस राशि में प्लेस्ड है, और उनको रोल क्या मिला है चार्ट में, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको हम फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक कह रहे हैं। लेकिन अगर फंक्शनल मेलेफिक भी है, जैसे कि 11th लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, तो 11th हाउस की जिम्मेदारी लेके चल रहा है। अब अगर प्लैनेट दिग्बल में है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, इसका मतलब आपको गेन्स लाके दे सकता है, आपको पैसे कमा के दे सकता है, 11th हाउस का लॉर्ड है। बाकी त्रिशडाया हाउस का लॉर्ड है, वो कुछ और चीजें भी दे सकता है, डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है आपकी, वो सब भी है। प्लैनेट का रोल, उसका इनहेरेंट गुण, या जिसको आप बोलेंगे कि नेचर प्लैनेट का,
वो सब स्ट्रांग दिखेगा आपको उस चार्ट के अंदर जिसमें कोई प्लैनेट दिग्बली दिग्बली है। तो आपके चार्ट में कोई प्लैनेट दिग्बली है? जैसे सैटर्न सेवेंथ हाउस में है, तो सैटर्न सेवेंथ हाउस में दिग्बली है, तो सैटर्न नेचुरली स्ट्रांग हो गया उस चार्ट में। अभी आप जब हम आगे चल के देखेंगे तब आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है एक प्लैनेट के स्ट्रांग और वीक होने में। एक षटबल का कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम बात करते हैं 6 तरह के बल की। षटबल, उसमें जब आप, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ना थोड़ी सी ज्यादा लेंदी है, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जिसके अंदर आप ये देखेंगे क्या क्या चीजें कंसिडर की जा रही हैं एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो उससे आपको आइडिया, एक बेसिक आइडिया ये भी हो जाएगा कि क्या क्या देखना चाहिए एक हॉरोस्कोप के अंदर। वो एक स्नैपशॉट टेक्निक है कि बेसिकली जैसे आपने डेटा है आपके पास, और डेटा से आपने एक ग्राफ बना लिया। जैसे आप, एक तो आपके पास बहुत सारा डेटा है मान लीजिए किसी एक्सेल में या कुछ, और फिर आपने उसके बाद ग्राफ में प्रेजेंट किया कोई डेटा। तो ग्राफ में प्रेजेंट करने का मतलब एक स्नैपशॉट तरीके से आपने बता दिया कि क्या ज्यादा अच्छा है, क्या ज्यादा बुरा है, या क्या कम या क्या ज्यादा हो रहा है। वही स्नैपशॉट टेक्निक है शटबल, कि एक बार में एक स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि किस प्लैनेट में ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके हॉरोस्कोप में। ठीक है। लेकिन क्या कोई शटबल में प्लैनेट वीक है तो रिजल्ट नहीं देगा? ऐसा भी नहीं है। उसको आपको इंडिविजुअली भी देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली क्या कर रहा है। क्योंकि शटबल में आप देखेंगे आपके मोबाइल ऐप में, तो अगर आपके पास एस्ट्रोसेज है तो आपके पास आपका D1 चार्ट है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे आगे तो आप दिखेगा आपको कि आप शटबल पे आ गए। तो शटबल में रेटिंग दिया हुआ है ऐप में, तो ओनली टू लेट यू नो कि कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में। और स्कोर तो नहीं दिया हुआ ऑफ कोर्स कि किस प्लान के टोटल प्लैनेट्स ने स्कोर कितना लिया है, लेकिन रेटिंग दी हुई है। आप एक बार देखिए, एक नज़र आपको शेड्यूल मिलेगा, उसके अंदर कौन सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या क्या उसमें देखा जाता है वो हम डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी इट इज़ टू अर्ली। जी दर्पण जी बताइए। सर मैंने एक चीज बहुत कॉमन नोटिस की है कि सन को बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं और जुपिटर को बहुत मतलब होता है ना बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। मतलब कुछ मतलब एग्जैक्टली मुझे भी कैलकुलेशन अभी नहीं पता, बट आई हैव सीन दैट अगर आप सन को देखेंगे तो कम एक स्कोर। नैसर्गिक बल तो ज़्यादा है ही सूर्य में, लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स पे हम जज करते हैं कि प्लैनेट जो है वो अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में कहाँ गया। अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में कौन सा प्लैनेट ने ज्यादा फेवरेबल पोजीशंस ली हैं, उसको आपने ज्यादा स्कोर दिया है। तो ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, आप कह लें कि सन को ज्यादा पॉइंट, अगर सिर्फ इनहेरेंट बल की बात करेंगे तो सूर्य का सबसे ज्यादा है। लेकिन खाली जिसको हम नैसर्गिक बल बोल रहे हैं, नैसर्गिक बल हम खाली एक ही पैरामीटर हुआ ना, वो तो हम खाली नैसर्गिक बल नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम तो और बहुत सारे उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सूर्य जैसे 10वें घर का है किसी का, तो उसमें नेचुरली ईगो है। ठीक है। वो उसमें नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी है। अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, अगर उसके ऊपर पाप प्रभाव है, वो ऐसा आदमी तो और सरदर्द हो जाएगा आपके लिए कि वो सुनेगा ही नहीं, कि वो फीडबैक ही नहीं ले सकता। और वो बोलेगा कि मेरे को मत बताओ कि क्या करना है, मेरे को मालूम है क्या करना है। फेल भी होंगे तो खुद होंगे, है ना। वो उनमें नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। सूर्य चौथे घर का होगा वहीं, उसमें लीड करने की क्वालिटी उतनी कम है, वो ज्यादा लोगों से फीडबैक्स लेता फिरेगा कि और ज्यादा लोगों से सलाह लेगा। एक ये बेसिक डिफरेंस तो आपको मिल ही जाएगा। सेवेंथ हाउस में सैटर्न है। अब सेवेंथ हाउस का सैटर्न स्ट्रांग है, ठीक, लेकिन सैटर्न, सेवेंथ हाउस का सैटर्न लगन को एस्पेक्ट कर देता है सीधा, तो पूरी लाइफ भी डिफिकल्ट कर देता है। आदमी के नेचर में एक चिड़चिड़ाहट आपको दिखेगी सैटर्न की, वो एक नैगिंग नेचर दिखेगा सैटर्न का। सेवेंथ हाउस का सैटर्न स्ट्रांग है, स्टेटस तो आपका बढ़ाएगा ही।
ठीक है। जहाँ स्टेटस बढ़ाने की बात है, सैटर्न आपको स्टेटस बढ़ा देगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सैटर्न का नेचर भी आ जाएगा, क्योंकि लगन को एस्पेक्ट कर दिया ना उसने डायरेक्ट। अब सैटर्न आपके चार्ट में मेलेफिक है, बेनिफिक है, ये एक अलग बात है। प्लस सैटर्न एक नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है, सेवेंथ हाउस में आएगा। तो सेवेंथ हाउस रिलेटेड मैटर्स में अब आपको स्ट्रांग है तो आपको लीडर बना सकता है किसी ग्रुप का, यूनियन लीडर बना सकता है, गांव का लीडर बना सकता है। लेकिन विवाह से तो पीड़ा देगा ही ना, क्योंकि नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है। तो कोई भी चीज आप बोले कि कोई भी चीज अच्छी है, ऐसा नहीं है। मतलब कि मैं आपको बोलूँ कि थ्रू एंड थ्रू ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर हर चीज आपको, कोई एक चीज ढूंढ रहे हैं, उसी के बारे में जवाब ढूंढिए। ओवरऑल कभी कमेंट करने से बचिए कि कोई भी चीज अच्छी हो गई तो ओवरऑल अच्छी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि उस हाउस के ऊपर कोई और प्रभाव है, उस प्लैनेट के ऊपर कोई और प्रभाव है। अब जैसे जुपिटर फर्स्ट हाउस, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर फर्स्ट हाउस का मटेरियल गेन्स के लिए उतना अच्छा प्लैनेट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो गुण नहीं है कि आप स्मार्टली टैकल कर पाओ दुनिया को ना। या आप ये बोलें कि ज्यादा पैसे कमा सकता है क्या आदमी जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला, तो कम चांसेस हैं आपको दिखेगा ऐसा। प्लस मैं जैसे बता रहा था कि जुपिटर फर्स्ट हाउस एक तो स्लो करेगा आदमी को, आलसी बनाएगा थोड़ा, सज्जनता के गुण देगा। लेकिन सज्जनता किसको चाहिए, कि आदमी तो शार्प चाहिए ना आपको। मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस के लिए आदमी आपको शार्प चाहिए। दूसरे के चार्ट में होना ठीक है कि दूसरा आदमी जो आपको मिले वो सज्जन हो। आप सज्जन होगे क्या करेंगे, क्यों अल्टीमेटली क्या कि पैसे कमाने हैं, ग्रो करना है, आपको मैनिपुलेशन आनी चाहिए, आपको स्मार्टली सिचुएशंस टैकल करनी आनी चाहिए, और उतना एक्टिवली रिएक्ट करना है सिचुएशंस पे। अब जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला कह रहा है देख लेंगे, भगवान देख लेगा, इजी रखो, क्या करना है इतना स्ट्रेस लेके। वो स्ट्रेस लेना जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे नहीं तो आप पीछे रह सकते हो रेस में, अगर आप रेस में हो तो। फिर सर वो सेवेंथ जुपिटर हाउस को एस्पेक्ट करता है, सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करके वो कॉन्जुगल ब्लिस का प्लैनेट नहीं है। आप समझना, कॉन्जुगल ब्लिस का प्लैनेट वीनस है। लेकिन जुपिटर जो है वो सामाजिक इज्जत बचाने का प्लैनेट है आपका, रिस्पेक्ट का प्लैनेट है। तो लोग अच्छा तो बोलेंगे आपको, ठीक है, पैसे कोई नहीं दे रहा है, वो एक अलग बात है कि भला आदमी है, तो भला आदमी है सब ठीक है, भला आदमी घर कैसे चला रहा है ये कौन पूछ रहा है। और फिर वही जुपिटर सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो विवाह में रिस्पेक्ट है, कॉन्जुगल ब्लिस नहीं है। ठीक है, जो रोमांस वीनस दे सकता है आपको, जो कॉन्जुगल ब्लिस आपको वीनस दे सकता है, वो जुपिटर नहीं दे सकता। अब जुपिटर लेकिन इज्जत बचा के रखेगा आपकी, विवाह में झगड़ा नहीं है आपके, ये नहीं होगा कि कहीं चार आदमी को पता लगे कि आपके घर में कोई तकलीफ चल रही है। मलेफिक कोई प्लेनेट होगा तो बात बाहर आ सकती है कि भाई इनकी दिक्कत चल रही है, जैसे मार्स जैसा प्लेनेट है। जुपिटर कहीं से भी एस्पेक्ट कर ले सेवेंथ हाउस को, तो एक एक इज्जत तो बना के रखेगा ही। प्लस सेवेंथ हाउस आपका जो है वो पब्लिक इमेज का भी है, उसको एस्पेक्ट करना भी अच्छा है जुपिटर का। लेकिन अगर आप अ, अलग तरह की चीज है, जैसे भोग देख रहे हैं आप, तो उसका प्लैनेट नहीं है जुपिटर, भोग का प्लैनेट तो वीनस है ना। तो भोग की तरफ लेके नहीं जाएगा, फेथ जरूर स्ट्रांग करेगा, लाइफ आसान बना सकता है इन द सेंस कि आप इजी लोगे चीजों को। तो अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग गुण हैं। कोई भी प्लैनेट हम बोलें कि लगन में आ गया तो अच्छा हो गया, या अगर अपनी बेस्ट पोजीशन में हो गया तो चार्ट अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। और फिर हमें पता है कि किसी की लाइफ ऐसी है भी नहीं कि सारे एस्पेक्ट्स में अच्छी हो, कहीं ना किसी एंगल में तो कोई ना कोई दुख लेके चल रहा आदमी। तो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग चीजें देते हैं, इसलिए। लेकिन जब हम एक चीज ढूंढ रहे हैं, जब आप ये ढूंढ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको पता करना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई कैसी है किसी की, तो आप फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड मरकरी को देखेंगे।
अब जो इंटेलिजेंस का प्लैनेट मरकरी है, कॉमन सेंस का प्लैनेट जुपिटर है। तो अगर एक जनरल कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो वो जुपिटर है। अगर मरकरी किसी का वीक होगा लेकिन कॉमन सेंस होगी उसके अंदर, आपको दिखेगा अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो। दोनों पिट गए अगर तो फिर ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। और उसको तो बुद्धि फिर काम नहीं करेगी ना। अगर बुद्धि का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज में चाहिए। एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, आपको बुद्धि तो चाहिए ही ना। क्योंकि आपकी कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, आप जो भी सीखेंगे, जो भी आप कितना आप पढ़ सकते हैं, कितना रिटेन कर सकते हैं, कितना समझ सकते हैं चीज़ों को, ये दोनों प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है एक तरह से। लेकिन मरकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी आपकी स्पीच का भी कारक है। और ओवरऑल आपको कुछ भी आप सीखें पढ़ें उसके लिए मरकरी की तो रिक्वायरमेंट है ही। तो मरकरी को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक बेसिक इंटेलिजेंस में भी, चाहे आप बिजनेस करें, अगर बिजनेस भी करेंगे तो मरकरी के गुण चाहिए आपको। मरकरी के गुण नहीं है तो आपके अंदर, आप बोलें कि जो एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज होती हैं, या जिसको बोलते हैं कि एंटरप्राइजिंग होना, जिसको बोलते हैं कि एक आदमी जो है वो बहुत एंटरप्राइजिंग है और राइट डिसीजन मेकिंग है, जिसकी लॉजिकल डिसीजंस लेता है, वो वीक हो जाएंगे। बिजनेस का तो वैसे भी 10वें घर का कारक बताया है मरकरी को, कि मरकरी अच्छा होगा तो आदमी स्मार्टली बिजनेस डिसीजन ले सकता है। और नेचुरली एक वैश्य प्लैनेट है मरकरी, तो वैश्य होने के गुण आपके अंदर आते हैं मरकरी अगर स्ट्रांग है तो इस तरह देख सकते हैं। आपने दर्पण जी लास्ट क्लास वीडियो देखा है? सर एक्चुअली मैंने 2-3 मिस किए थे, तो मैंने स्टार्टिंग का देख लिया, अभी आगे का मैंने देखना है। तो बेसिकली हम कुणाल का कहाँ तक देखा आपने? मैंने कहाँ तक देखा? आई कांट रिकॉल, आई हैव टू हम हैव अ लुक। बेसिकली क्या है कि हम चार्ट से मतलब हाउस बाय हाउस रीड करने की हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे थे। और हाउस लॉर्ड्स के हिसाब से हम प्रिडिक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमें कोई प्लैनेट किसी हाउस में दिखता है तो उससे क्या प्रिडिक्शन निकलती है। अगर जैसे फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो वो क्या बता रहा है आपको, ये हम पिछली क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। उससे रिलेटेड कोई किसी का डाउट हो? आप कुछ कहना चाह रहे हो अभिषेक जी? नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं भावत भावम। क्या होता है भावत भावम, अभिषेक जी बताइए। सर, हायर ऑक्टेव ऑफ दैट हाउस, मतलब अगर कोई जैसे अपने से कहाँ पे गया, किस स्थान पे। हाँ। तो बेसिकली हम हाउसेस से हाउसेस काउंट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? जी। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तो सर वो जो कई बार क्या होता है कि आपकी जब वीडियोस दोबारा देखते हैं ना, तो वो जो हम लोगों का पूरा स्लैब आता है लेकिन उससे। आपके लिए तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो क्लास देख चुके हैं। जो क्लास नहीं देख रहा है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ये आपकी पर्सनल वीडियोस आप ही लोगों के लिए हैं, ये अनपब्लिश्ड वीडियोस हैं सारी जो आप नहीं यूट्यूब नहीं, पे मैं ये देख नहीं रहे हैं। कह रही हूँ सर। मैं तो क्लास हर बार रिवाइज करके आती ऑफ हूँ। मैं कहती कोर्स। हूँ कई बार ना वो जो आप चार्ट बनाते हैं ना वो उसके ऊपर आ जाता है। हाँ मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने क्लास में वीडियो देखी ही है उसके पास तो रेफरेंस पॉइंट है ही, है ना। और जिसने नहीं देखी क्लास में वीडियो, तो कम से कम ये मोटिवेशन भी होना चाहिए ना क्लास ज्वाइन करने का। नहीं तो वीडियो मिलती है तो बाद में देख लेंगे करके। वो कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए क्लास के अंदर, तो थोड़ा नहीं, एक मैं कह रेफरेंस रही हूँ सर पॉइंट आप मिलना रखिए, चाहिए। बट वो मतलब थोड़ा उसको आप शिफ्ट करते रहेंगे तो ये वो थोड़ा। जहां मैं रखता हूँ हाँ। और जो वीडियो में आता है उसमें डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मेरे ही सामने कुछ आ रहा है और मैं उसके ऊपर टाइप एग्जैक्टली। लिख रहा हूँ, तो मैं उसको साइड में ही रखता हूँ। बट जब वीडियो में आता है वो कहीं पे भी जगह ले लेता है अपनी। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। और अगर मैं पिक्चर्स हटा दूंगा आप सबकी तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊंगा, तो मेरे को उसमें भी थोड़ा सा चैलेंज आता है। मैं प्रिया जी ने भी कंप्लेंट की थी
और मैं सोच रहा था, फिर मेरे को लगा कि इसका आई शुड मतलब वर्क अराउंड समथिंग, कि मैं क्या करूं, या फिर मैं ये बंद करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं, अगर आप लोगों की फोटो किसी एक की लगा के या किसी की भी ना लगा के अगर मैं बात करूं तो आपको स्क्रीन पूरी दिखेगी। बट देन जस्ट आई गेव इट अ थॉट, एंड आई थॉट कि जिसने नहीं करी है क्लास उसको ही तो तकलीफ होगी, जिसने क्लास की है और जिसको एज, क्या बोलते हैं आप, नोट्स की तरह या रेफरेंस की तरह अगर आप वीडियोस चाहिए तो उसको उतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर क्लास सुनी है तो। क्या लगता है अभिषेक जी, ठीक कह रहा हूं मैं? सर बिल्कुल अच्छा, और ये अच्छी सोच है आपकी। पहले तो अभिषेक जी, थैंक यू फॉर अ वेरी लॉन्ग डिटेल्ड एंड काइंड रिव्यू। सर आप बिल्कुल डिजर्व एक करते पेज का रिव्यू लिख के दिया अभिषेक जी ने। थैंक यू सो मच। हैं, आप डिजर्व करते हैं, और जो लिखा है पता नहीं सही अब ये लिखा डिजर्व करने का तो, बल्कि आपसे तो इनफैक्ट हम जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो आप क्लास, आपका शायद नेटवर्क नहीं चल रहा था या क्या चल रहा था, कुछ इशू था। है। आपके हाँ, बारे में ज़्यादा हमने कुछ पता भी नहीं किया कि क्या करते हैं आप। पूछेंगे आपसे भी, आपकी कहानी सुनते हैं एक दिन। तो भावत ये भावम कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या हम कह रहे हैं कि हर घर से जब हम सेम नंबर ऑफ हाउसेस काउंट करते हैं, काउंटिंग सेम नंबर ऑफ हाउसेस फ्रॉम द हाउस, जैसे पहला, तो पहले से पहला तो पहला ही हो गया, करेक्ट। दूसरे से दूसरा, सेकंड हाउस फ्रॉम सेकंड हाउस, कौन सा हाउस आएगा दरबन जी? थर्ड हाउस। तो ये अगर ये सेकंड हाउस है तो थर्ड हाउस जो है, वो थर्ड हाउस तो है ही, लेकिन वो इट इज सेकंड फ्रॉम सेकंड, दूसरे से दूसरा भी है। और जब हम ये बात करते हैं कि हम काउंट करके आगे बढ़ते हैं कि उस हाउस से उतने ही हाउसेस हम आगे काउंट करें, तो तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस हाउस पे आप पहुंचते हैं, द हाउस वी लैंड ऑन इज द हायर ऑक्टेव ऑफ दैट हाउस, जहां से आपने काउंट करना स्टार्ट किया, उस हाउस का हायर ऑक्टेव है वो हाउस। जैसे सेकंड से सेकंड, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस स्पीच का है, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, ठीक है? समझ में आ रहा है? राइट। अब तीसरे से तीसरा, थर्ड से थर्ड, फिफ्थ। करेक्ट। तो फिफ्थ हाउस जो है, वो फिफ्थ तो है ही, वो इट इज ऑल्सो थर्ड फ्रॉम थर्ड। थर्ड। तो तीसरा अगर हॉबीज का है, पांचवा भाव जो है क्रिएटिव टैलेंट्स का है, और तीसरा भाव सबकॉन्शियस का है, पांचवा भाव आपकी कॉन्शियस का है, और आपके कॉन्शियस माइंड का है। इंटेलिजेंस तो कॉन्शियस माइंड में है ना। हम्म। आपकी कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग इज फिफ्थ हाउस। इसी तरह चौथे से चौथा, फोर्थ हाउस से फोर्थ इज सेवेंथ हाउस, फोर्थ फ्रॉम फोर्थ। इसी तरह आप जितने भी हाउसेस देखते हैं, जो किसी हाउस से काउंट करके आगे आता है, वो उस हाउस का हायर ऑक्टेव है, जहां से आपने काउंट करना स्टार्ट किया वहां से। अब आप अगर ये सेवेंथ हाउस देखेंगे, तो सेवेंथ हाउस अपने आप में इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि इससे आपको ये भी पता लगता है कि कौन से हाउस को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है।
क्योंकि सब हाउसेस ऐसे नहीं है कि उनके पास ये मौका है कि वो किसी हाउस का हायर ऑक्टेव बने। क्योंकि जैसे सेकंड हाउस छूट गया है, सेकंड हाउस किसी का हायर ऑक्टेव नहीं बना है ना अभी। और हम आगे देख लेते हैं इसको। तो चौथे से चौथा सेवेंथ हाउस है। तो फोर्थ हाउस आपके आपकी कंफर्ट्स का है, आपके सुख स्थान है आपका। आपको जो आपके पास एसेट्स हैं उनका है। आपकी रेगुलर जो पब्लिक डीलिंग है, जैसे आप कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, उसका है। सेवेंथ हाउस जो है वो इसका हायर ऑक्टेव है। सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज का है, आपकी पब्लिक इमेज का है, आपकी आप अगर इफ यू आर फेसिंग द वर्ल्ड तो आप कैसे दिखते हैं, दुनिया आपको कैसे परसीव करती है, इन सब चीजों का सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस, अगर फोर्थ हाउस आपका घर है तो आप बोल सकते हैं कि घर और बेहतर घर, या होम अवे फ्रॉम होम, या मल्टीपल होम्स का कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, कि अगर हम सेवेंथ हाउस की बात करें, सेवेंथ हाउस जो है वो टेंथ हाउस से टेंथ भी है। अगर आप 10वें घर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 10वां आएगा 10वें से। इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि ये अगर आपका प्रोफेशन का है तो ये आपका स्टेटस है सोसाइटी में। आप प्रोफेशन मान लीजिए कि आप वकील हैं। अब वकील हैं कि स्कूटर पे चलते हैं, या मर्सिडीज की जीएलई में चलते हैं, या जीएलएस में चलते हैं, है ना। तो जीएलई में जीएलएस में चलेंगे तो यहाँ आपकी क्या होगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी आपकी कि बड़ा वकील है। स्कूटर पे चलेंगे, टू व्हीलर पे, तो हो सकता है आदमी घबराए केस देते हुए अपना। और फिर वो तो नहीं, फीस भी उसी के अकॉर्डिंगली है कि कोई वकील है जो नोटिस भेजने के 5 लाख रुपए मांग रहा है, और कोई है जो 500 रुपये में नोटिस भेज रहा है। अब नोटिस तो नोटिस ही है, लिखी तो उसमें वही अंग्रेजी है जो सालों से लिखी गई है, लोगों ने पढ़ी होगी सारे लॉ कॉलेज में। लेकिन एक वकील साहब है, वो 5 लाख रुपए लेते हैं नोटिस भेजने का। थोड़ा सा उसको ऑब्वियसली मॉडिफाई ब्यूटीफाई करके, या जो भी करते होंगे, ज़्यादा बेटर रिसर्च करते होंगे। लेकिन सेवन जो टॉपिक पे आते हैं, जो सेवेंथ हाउस है वो फोर्थ हाउस से फोर्थ है, टेंथ हाउस से टेंथ है, पद प्राप्ति का भी है, ऑफ अब अटेनिंग अ हायर पोजीशन। ये अगर आपका स्टेटस, अगर आपका ये प्रोफेशन है, तो सेवेंथ हाउस जो है वो आपको पद प्राप्ति भी करा सकता है। कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, और सेवेंथ हाउस की आपको दशा चली है, और अगर वो शुभ है, या वहां पे कोई अच्छा प्लैनेट है या शुभ प्लैनेट है, तो आपको पद प्राप्ति करा सकता है। दूसरी बात यह है कि यहां से मेजर प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे, खासकर सैटर्न ट्रांजिट करेगा। तो आप कभी भी देखोगे सेवेंथ हाउस से सैटर्न ट्रांजिट किया, अगर आपके किसी में किया है पता नहीं, आपके आप लोगों के हॉरोस्कोप में सैटर्न अभी जैसे पाइसेस में है, तो इससे पहले एक्वेरियस में था, किसी के सेवेंथ हाउस में आ रहा है एक्वेरियस या पाइसेस। नहीं सर, मेरे में तो नहीं है। सैटर्न अगर ट्रांजिट करेगा यहाँ से, सैटर्न दिग्बली भी होता है ना इधर, हमें पता है, नेचुरल सैटर्न का हाउस है, वो दिग्बली हो जाता है वहाँ। सैटर्न किसी के सेवन्थ हाउस से ट्रांजिट करेगा, आप देखेंगे कि उसका स्टेटस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, वो या तो नई गाड़ी खरीदेगा। भाई सोसाइटी में के लोग कैसे जानेंगे कि आप बेहतर कर रहे हैं, जब अब पब्लिक देखेगी। अब आप पैसे इकट्ठे करते रहें, अपने बेड में रखते रहें, अपने अलमारियों में रखते रहें, कहीं कहीं छुपा के रखते रहें, तो रखते रहें, लेकिन दुनिया तो तभी देखेगी ना आपका पैसा जब आप खर्च करेंगे। तो आप या तो बड़ी गाड़ी लेंगे, या आप घर बड़ा खरीदेंगे। पर तो सर इसमें जिस सिर्फ सैटर्न ही क्यों चूज किया है? ऐसे तो वीनस भी अगर 7 से ट्रांजिट करे। पैटर्न मैम क्या होता है, लंबे समय के लिए रहता है। तो जो बड़े प्लैनेट्स हैं ना, इनका ट्रांजिट का अपना मीनिंग है। ट्रांजिट में डायरेक्ट। जुपिटर सैटर्न जो है, ये बड़े प्लैनेट्स हैं, लंबे समय तक रहते हैं किसी हाउस में, लास्टिंग इवेंट्स देते हैं। और आप नेचुरली देखेंगे कि सैटर्न, क्योंकि सेवेंथ हाउस में दिग्बली भी होता है, और सेवेंथ हाउस पद प्राप्ति का हम बोल रहे हैं, स्टेटस का हम बोल रहे हैं। सैटर्न ट्रांजिट करता है सेवेंथ हाउस से कि किसी से किसी के हॉरोस्कोप से, तो आपको ये देखने को
आपको देखने को मिलेगा ही कि वो उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया ही है, या तो गाड़ी खरीदी है या घर खरीदा है। अब उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अब क्या है ना कि कोई भी चीज़ ना, जब आप जेनरिक स्टेटमेंट दे देते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ 100% आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। ट्रांजिट को देखने के भी अपने बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक अष्टक वर्गा की टेक्निक को भी आपको यूज करना होता है कि अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट्स हैं उस हाउस में। जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस से, तो कौन सी राशि से ट्रांजिट कर रहा है, वो भी अपने आप में मैटर करेगी। तो अगर, पर ये हम फोर्थ हाउस से भी तो कह सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स और होम बिल्कुल का कह सकते हैं 4th हाउस से भी होगा। अब ये 4th हाउस और 7th हाउस के बीच में मैम 10 साल है। सैटर्न का ट्रांजिट फ्रॉम 4th हाउस एंड सैटर्न का ट्रांजिट इन 7th हाउस इन योर हॉरोस्कोप, द गैप इज 10 years। यस। और आप ले सकते हैं घर, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4th हाउस से भी ले सकते हैं, लेकिन 7th हाउस मैं आपको बोल रहा हूँ, 4th हाउस में आपका सैटर्न होगा, हो सकता है आप घर लें, ठीक, अपने लिए। 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है, आप घर लेंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा। अब घर तो आदमी छोटा भी ले सकता है, प्रॉपर्टी आप कहीं दूर भी ले सकते हैं जो किसी ने देखी नहीं, कि आपने किसी को बताया नहीं। ये वो घर है जिसमें आप मूव हो जाएंगे कि बड़ा घर ले लिया भाई, कि पहले फ्लैट में रह रहे थे अब पेंट हाउस में रह रहे हैं। पेंट हाउस खरीद लिया, जैसे ही आपने पेंट हाउस खरीदा एक सोसाइटी में जिसमें आप फ्लैट में रह रहे थे, तो पूरी सोसाइटी में ये नहीं हो जाएगा कि भाई ये उन्होंने फला फला ने पेंट हाउस खरीद लिया। तो आपका क्या हो गया कि इसका मतलब आप बेहतर कर रहे हो अपने जीवन में, यही तो समझेंगे लोग। और वही आप गाड़ी बेच के साइकिल पे आ जाओ कि बोले पहले तो इनके पास मर्सिडीज थी, आजकल स्विफ्ट चला रहे हैं, तो काम नहीं चल रहा है इनका। तो आप बताओ, अगर आप बोलो कि मैंने तो अपनी खुशी के लिए किया है, आप करते रहो अपनी खुशी के लिए कि मैं 2 व्हीलर पे जाऊंगी, मैंने गाड़ी छोड़ दी। लेकिन जो देखेंगे वो आपसे सब आके थोड़ी पूछेंगे कि आप क्यों, आपका मन बदला और आप साइकिल पे क्यों आ गई, आप सात्विक जीवन क्यों जीने लगी अचानक। लोग तो यही समझेंगे कि चल नहीं रहा है काम, है ना। पब्लिक जो देख रही है आपको, वो तो उन्हीं चीजों से देख रही है जो आप दिखा रहे हो उनको, या वो जो देख पा रहे हैं। तो वो जो देख पा रहे हैं उन चीजों में बढ़ोतरी होगी फॉर श्योर, उसमें आपका स्टेटस बढ़ना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं आपको, और इन बातों में आपको डिफरेंस मिलेगा हमेशा। कि भाई मैंने अपनी खुशी के लिए गाड़ी बेच दी, अब मैं पैदल जाऊंगा ऑफिस। हर आदमी आपसे नहीं आगे पूछेगा कि पैदल क्यों जा रहे हो ऑफिस। वो अपना मीनिंग निकालेंगे इस बात का कि पैदल जाता है, पहले गाड़ी में जाता था आजकल पैदल जा रहा है, वही काम नहीं चल रहा है इसका। समझ रहे हो आप, यही समझेंगे। और वहीं आपने अगर पैदल जाते थे, पैसे आपके पास बहुत थे, आपने गाड़ी खरीद ली, काम पिट रहा है लेकिन गाड़ी खरीद ली, तो लोगों का क्या मतलब कि आपका काम पिट रहा है कि नहीं। आपने गाड़ी खरीदी है, लोगों की नजर में आप बेटर कर रहे हैं। घर ले लिया आपने, आपने जो बिजनेस में लगा सकते थे पैसे, वो आपने बिजनेस से बाहर निकाल लिए। घर बनने बनाने में तो नुकसान ही ले लिया एक तरह से। बिजनेस में आप बना सकते थे उस पे पैसा और, लेकिन आपने बिजनेस से पैसे बाहर निकाल लिए, तो एक तरह से आपने भले ही नुकसान लिया हो, लेकिन पब्लिक की नजरों में आप अच्छा कर रहे हो तो स्टेटस बढ़ेगा आपका सोसाइटी में। सिंपल सी बात है। 5 में से 5वां कौन सा हाउस हुआ? नाइन्थ नाइन्थ। करेक्ट। अब ये दोनों तो लक्ष्मी स्थान है ही। अब आप ये हम्म देखेंगे कि ये एक दूसरे को फेवर रिटर्न कर रहे हैं। 5th हाउस जो है वो 9 से 9th है, हम्म 9th फ्रॉम 9th। और 9th हाउस जो है वो 5th है, फ्रॉम 5th। एक दूसरे को फेवर रिटर्न कर रहे हैं, और हम्म दोनों ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। एक हाउस हम बोल रहे हैं कि पूर्व पुण्य का है, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म जो आप लेके आए हैं। एक हम बोल रहे हैं आपका डेस्टिनी है, या आपके आगामी कर्म है, पितृ कृपा का है, धर्म का है, राइटियसनेस का है, हायर नॉलेज का है। ये आपकी वोकेशनल स्टडीज और आपकी बुद्धि, दिमाग कितना अच्छा है आपका, और ये है कि आप में ज्ञान कितना है। समझ रहे हैं कि ये दोनों हाउसेस जो हैं वो एक दूसरे के हायर ऑक्टेव हैं। 6 से 6th कौन सा हुआ? छठे से 11th। छठा? 11th। 11th हाउस।
तो जब हम इसको बोल रहे हैं कि त्रिशदाया भाव है, नेगेटिव हाउस है, गेन्स का हाउस है, ऑल दो विश फुलफिलमेंट का भाव है। अब विशेस तो कैसी भी हो सकती है ना आपकी, विशेस पे तो कंट्रोल नहीं है, विश तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो विशेस का, विश फुलफिलमेंट का, सारी विशेस आपकी शुभ हो, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सभी चीजें आपको अच्छी चाहिए हो। कुछ चीजें हो सकता है आपको उतनी अच्छी या उतनी शुभ ना भी हो आपकी विशेस। तो अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करने का भाव है। प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब आपको, जब डिजायर आपकी एक्सेसिव होंगी, या डिजायर, अनमेट डिजायर ही आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देगी। दुख आदमी को, पीड़ा आदमी को तभी होती है कि जब उसको कुछ चाहिए था या उसे लग रहा था कि वो होना चाहिए उसके पास, या डिजायर है बहुत स्ट्रांग कि ये मेरे को चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब अनमेट एक्सपेक्टेशन है। तो अनमेट एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको दुख और पीड़ा दे ही सकती है। सिक्स्थ, सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ, 11th हाउस, 1 2 3 4 5, सॉरी, 7th 8th 9th 10th 12th। पहले से पहला, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कौन से हाउसेस जो हैं वो हायर ऑक्टेव बन रहे किसी हाउस का। थर्ड फ्रॉम थर्ड, नाइन्थ फ्रॉम। अब फिफ्थ हाउस जो है ना, फिफ्थ हाउस ये आपके दिल लगाने का भी है। अगर आपका लव अफेयर है तो भी फिफ्थ हाउस का काम है। ठीक है, जो लगाने वाला दिल है वो आप फिफ्थ हाउस से देखते हैं, लव अफेयर आप फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपको जो प्लेजर देती हैं चीजें, जो, देखिए फोर्थ हाउस जो है ना, उसको सुख स्थान बोलते हैं। सुख स्थान का मतलब हैप्पीनेस आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस वैसी हैप्पीनेस नहीं है जो आप फिफ्थ हाउस से मिलती है। बेसिकली जो प्लेजर है, जो इंजॉयमेंट है, जो जितनी भी इंजॉयमेंट है, जो आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, जो आप प्लेजर फील कर रहे हैं, दैट इज ऑल फिफ्थ हाउस। सो हैप्पीनेस इन द सेंस ऑफ बीइंग हैप्पी एंड बीइंग प्लेफुल जॉयफुल इज फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कंफर्ट्स, कि ईज है, कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट, ईज, फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस जॉय और हैप्पीनेस का है, आप इस तरह से बोले। तीसरा भाव जो है ना वो एक नेगेटिव भाव है, अगर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में। तो तीसरे से, तीसरा है फिफ्थ हाउस, तो एक वो एलिमेंट भी है इसमें। ठीक है, आदमी फंसता तभी है जब कहीं ज्यादा मस्ती होती है, तो उससे फंसता भी है आदमी, और फिर डिसअपॉइंटमेंट भी तभी आती है आदमी को, दिल भी तभी टूटता है जब दिल लगाता है आदमी कहीं, है ना। तो एक मिक्स्ड इफेक्ट है इसमें। पांचवें से पांचवा हमने बोल दिया, 9th हाउस है। फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, छठे से छठा 11th हाउस है। सेवेंथ हाउस सातवें से सातवां, फर्स्ट। हम्म, सातवें से सातवां, पहले से फर्स्ट हाउस। पहला, सातवें से सातवां। ये जो भी आपका स्टेटस बढ़े, आपका रिलेशन अच्छा हो, पब्लिक इमेज हो, कंट्रीब्यूट कहाँ कर रही हैं चीजें, टू योर लाइफ, ओवरऑल टीम में। राइट। अगर आपकी इज्जत अच्छी है बाजार में,
अगर मार्केट में आपको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी है, आपकी मैरिज अच्छी है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू योर रिस्पेक्ट, ऑनर्स टू यू। तो ये फर्स्ट हाउस तो सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते ही हैं। ये फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ, 10th, फ्रॉम 10th। अब 8वें से 8वां कौन सा है? थर्ड। हम्म। अब ये जो भाव है, ये अपने आप में बड़ा ट्रिकी भाव है। करेज का भाव है नेचुरली। आप देखेंगे 9th से ऑपोजिट है, धर्म का भाव है 9th, ये अधर्म का भाव है। कोई भी आप ऐसा काम जो सोसाइटी में जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, जब आप करने जाते हैं तो करेज चाहिए होती है उसके लिए, है ना? या बेशर्मी जिसको हम बोलते हैं। बेपरवाही। बेपरवाही तो एक शर्म हाँ। है जो 9th हाउस की हम्म। है ना? सोसाइटी गाइडलाइन से तो आती है शर्म। नहीं तो अगर सोसाइटी गाइडलाइन नहीं है तो किस बात की शर्म? अगर सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं कि आप कपड़े पहन के निकलते हैं बाहर, आप नग्न निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि हम्म। सोसाइटी का एक अनसेट रूल है कि आप किस तरह से निकले बाहर, कैसे बिहेव करें सोसाइटी में। अब ये इससे ऑपोजिट है। ये अगर ये धर्म का भाव जिसको हम बोल रहे हैं, ये इसका ऑपोजिट है, तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो सोसाइटी में जो चीजें एक्सेप्टेड नहीं है, चाहे वो अडल्ट्री हो, तो भी आप बोल सकते हैं कि वो थर्ड हाउस का काम है। हर हाउस अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और थर्ड हाउस अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का है, हॉबीज का है, स्किल का है, छोटे भाई बहनों का है, लेकिन उसके साथ साथ आपके सपोर्ट का है, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके नेबर्स का है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हाउस है, ये अपने आप में, इसको त्रिषडाया भाव तो बोला ही है। त्रिषडाया 3, 6 और 11, ये 3 हाउस हैं जिनमें बुराइयां हैं अलग तरह की। 6, 8, 12 दो त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव 6, 8, 12 जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। 3, 6, 11 बदनामी करा सकते हैं आपकी, ठीक है? समाज में आपकी इज्जत खराब करा सकते हैं। आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको, जिससे शर्मिंदा होना पड़े। 8वें भाव तो पीड़ा का है, कि आपको किसी बात से पीड़ा हुई है, उससे बदनामी नहीं हो रही है आपकी उतनी ज्यादा, अनलेस आप कोई ऐसा काम कर ले कि आप 2 नंबर का चोरी का काम करें, लेकिन वो पीड़ा का है जनरली, कि आपको पीड़ा दे सकता है। छठा भाव जो है वो इन दोनों में है, वो त्रिक भी है और त्रिषडाया भी है। तो 3, 6 और 11 जो है त्रिषडाया भाव है, आपको गलत राह पे ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सेसिव डिजायर्स हो सकती है फॉर डिफरेंट थिंग्स, वो आपकी इज्जत खराब कर सकते हैं, आपको गलत राह पे डाल सकते हैं, आपको राइटियस जीवन से दूर ले जा सकते हैं। तो इसलिए पराशर ऋषि ने सबसे खराब बोला 3, 6, 11 को, और इन्हीं को आपके चार्ट का फंक्शनल मेलेफिक भी बोला। अब ये आपका अपना नजरिया है, ये तो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, ये तो आपकी अलग अलग तरह की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, ये तो आपको एंजॉयमेंट करा रहे हैं, ये तो आपको प्लेजर दे रहे हैं, मन को एंजॉय करा रहे हैं आपके। आप अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस ले सकते हैं लाइफ में, वो सब अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आप बोलेंगे ये अच्छे हाउसेज हैं, ये आपको एंजॉय कराएंगे, है ना? आप अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करें तो। और अगर आप स्पिरिचुअल नजरिए से देखें तो ये सबसे खराब भाव है, ये आपको गलत राह पे ले जा रहे हैं, इंडल्जेंस में ले जा सकते हैं, गलत राह पकड़ा सकते हैं। अब किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आदमी तो एंजॉय कर ही रहा है ना। अब वो उसकी, अब किसी के मन में इच्छाएं थी, और वो बेचारा अब इच्छाएं मार के बैठा है, और एक आदमी है वो अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो अगर आप उससे पूछेंगे कि तो फिजिकल लेवल पे हो सकता है वो उस टाइम के लिए एंजॉय कर रहा हो, और एक आदमी जो अपने आप को कोस रहा हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में एंजॉय, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि मैं तो बेवकूफ़ी बन के रह गया। कह सकते हो आप, नजरिए की बात है। तो अगर किसी को
फिजिकल लेवल पे इंजॉयमेंट्स करनी है तो उनके लिए 3 6 11 बड़े अभाव है। अगर किसी को लेकिन फिर उनको अल्टीमेटली जाके पता लगता है कि भाई कुछ चीजें जिनके ऊपर उनको शर्म आए, कोई ऐसी चीजें उनकी की हुई जो उन पे थिंग्स दे आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ, जो आप किसी को बता नहीं सकते किसी के आगे, जो ऐसी चीजें हैं दैट यू कैन नॉट डिस्कस ओपनली। इसका मतलब आपके खुद के मन में चोर है, वो गिल्ट आप खुद लेके चल रहे हैं। और वो जब आप गिल्ट लेके चल रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा कहीं ना कहीं फॉर श्योर, है ना। और जब वो मैनिफेस्ट होगा तो आप ही को तकलीफ मिलेगी। ये भी एक अपने आप में बड़ा जब आपको खुद को पता है कि कोई चीज आप छुपा के कर रहे हो क्योंकि आप ओपनली नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप आपके खुद के मन में चोर है और गिल्ट है, और फिर बाद में जाके आपको ट्रबल देगी। वो फिजिकल पीड़ा के फॉर्म में भी चेंज होती है, आपकी बीमारियों का रूप भी लेती है। जब आप बहुत दिन तक कोई गिल्ट मन में रखते हैं या कुछ इस तरह की चीजें रखते हैं, आपको फिजिकल तौर पे भी देती है प्रॉब्लम्स, इमोशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम देती है। तो इनसे बचना ज्यादा बेहतर है टू लिव अ मोर मीनिंगफुल हैप्पी लाइफ, ऐसा ऋषियों का मानना है। आप माने ना माने या आपकी आपकी मर्जी पे। ठीक। 8th हाउस से 8th हाउस, अगर 8th हाउस पीड़ा का है या 8th हाउस वो चीजें हैं जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, 9th हाउस से 12th है 8th हाउस, है ना। जो सामाजिक दायरे हैं यहाँ आगे खत्म हो रहे हैं। 9th से 12th मतलब 9th का मोक्ष। तो 9th हाउस वो चीजें हैं जो समाज के रूल्स हैं, जो समाज में एक्सेप्टेड है या सोसाइटी गाइडलाइन है। और 8th हाउस वो जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। 3rd हाउस वो जो आप मर्यादाएं आप लांग गए हैं बिना किसी उसके, तो करेज का तो है ऑल दो, लेकिन फिर आप मर्यादाएं लांग गए हैं तो वो बात भी है। 8th हाउस में नेगेटिविटी है, हमें पता है। हाउस ऑफ डेथ हम बोलते हैं, पिट है, डार्कनेस है, कोई भी चीजें हैं। और उसका हायर ऑक्टेव है 3rd हाउस, कि जब आपने उसे कर्म में एक्टिवेट कर दिया। 3rd हाउस एफर्ट्स का है। अगर मान लीजिए एक बच्चा जो पॉन देख रहा था, अब वो फिजिकल फॉर्म में जाके एक्टिवेट कर दिया उसने उन सब चीजों को, या उसका इंटरेस्ट गलत तरफ जा रहा था, अब वो फिजिकल फॉर्म में भी ले रहा है, तो वो 3rd हाउस को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि करेज चाहिए ना अब जाके करने के लिए कोई काम। तो मन में तो कोई बात आप सोच ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख मतलब बात तो या सोच तो अपने मन में रख ही सकते हैं, लेकिन उसको फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 3rd हाउस की रिक्वायरमेंट है कि आपको एफर्ट करना है उसके लिए और करेज दिखानी है उसके लिए, तो वो 3rd हाउस वहां जाके गड़बड़ करता है। 9 से 9th हमने डिस्कस कर लिया है 5th हाउस है। 10th हाउस से 10th हाउस हमने डिस्कस कर लिया कि 7th हाउस है। 11th से 11th कौन सा हाउस है? नाइन्थ। 9th। 11th से 11th हाउस है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये गेन्स का है, तो हम इसको भाग्य का भाव बोल रहे हैं 9th हाउस को, लक का, पितृ कृपा का, डिवाइन ग्रेस का। तो जिसके ऊपर ज्यादा गेन्स बरस रहे हैं वो तो उस पे तो भगवान की कृपा है ही, है ना। तो अगर किसी के ऊपर ऐसा है कि जिसको हर जगह से फायदे हो रहे हैं, तो आप उसे बोलेंगे कि आदमी गॉड गिफ्टेड है, हर तरह से फायदे उठा रहा है, कोई भी काम करता है उसमें फायदा होता है, तो आदमी गॉड गिफ्टेड है कह सकते हैं आप। प्लस ये आपके बड़े भाई का भी भाव है। बड़े भाई से पिता, मतलब जो बड़े भाई की इज्जत करते हैं उसका हायर ऑक्टेव क्या हुआ? पिता। सोशल सर्कल का भी है। आपका सोशल सर्कल जो है, जो समाज में जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो आपका सोशल सर्कल है, उसका भी है। और 9th हाउस सोसाइटी गाइडलाइन का है। तो सोशल सर्कल में जो लोग सोसाइटी गाइडलाइन फॉलो करते हैं उनकी बिचिंग नहीं होती, जो लोग सोसाइटी गाइडलाइन नहीं फॉलो करते उनकी बिचिंग होती है ना। ये तो पता ही है हमको कि सोसाइटी में लोग कैसे बात करते हैं। तो सोसाइटी की आंटी किसके बारे में बात कर रही होंगी? तो सोसाइटी की आंटियां उन्हीं की बात करती हैं जो सोसाइटी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, कि इसकी बेटी ने ये किया है, इसके लड़के ने ये किया है, इसने ऐसा किया है, इसका वैसा किया, है ना। जो सोसाइटी में आपको लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं,
आप धर्म फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर राइटियस हैं, अगर आप सोसाइटी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो सोशल सर्कल में आपकी इज्जत बनी रहेगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं। 12 में से 12वां कौन सा है? 11th। तो 11th हाउस जो है वो 12th से 12th है। अब यहां बड़ा हमको अजीब लग रहा है सुन सोच के कि 12th हाउस से 12th हाउस 11th हाउस फॉल कर रहा है। तो क्या रेलेवेंस निकल सकती है शिवाकी जी, क्या लगता है आपको कि 12 में से 12वां है? सर 12वें का ही लोप हो गया फिर तो। 12वें का मतलब ही? लॉस हो गया जो 12वें की सिग्निफिकेंस थी। वो तो एक और नजरिया है, लेकिन एक हायर और, हाँ, ऑक्टेव भी तो हो रहा है हायर 12वें का। ऑक्टेव। तो सर फिर तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी है तो हायर और स्पिरिचुअलिटी हो गई, वो फॉरेन मतलब वो इन्वेस्टमेंट है, तो ये उस इन्वेस्टमेंट से गेन्स हैं। ऐसा कह सकते हो आप, या आप ये कह सकते हो कि जब आप खर्चा करते हो तो आपके सोशल सर्कल में ज्यादा इज्जत बनती है। कि खर्चा जो है, जो हम्म। एक्सपेंडिचर है, वो भी 12th हाउस है। हम्म। लॉसेस 12th हाउस हम्म। है ना? लॉसेस 12th हाउस तो है, लेकिन लॉसेस, या आप कभी भी जब कोई अपनी इच्छा पूरी करनी है आपको, तो आपको पैसे से थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा ना, तभी तो आप सामान खरीद के लाओगे। कोई भी अगर आपकी डिजायर फुलफिल करनी है आपको, एक ये नजरिया उसको देखने का। स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं, तो अब इसमें ना अब दो प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि 12 में से 12वां हो गया, मतलब वो 12वें को नेगेट भी कर रहा है। हम्म। इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी तो मोक्ष की रानी है ना? मोक्ष की रानी है, अगर इच्छाएं बहुत ज्यादा होगी तो आप मोक्ष की राह नहीं पकड़ सकते। इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी तो लॉस भी हो सकता है। अब ये आप इसका कॉम्बिनेशन समझना, एक हाउस दूसरे हाउस को नेगेट भी कर रहा है, और उसका हायर ऑक्टेव भी बन रहा है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया मैटर। सर क्या इसमें लगता है अभिषेक जी? हायर ऑक्टेव वाले कॉन्सेप्ट को नेगेट कर दिया ना एक तरीके से, तो वो दोनों ही। दोनों बातें हैं, और हाँ। कैंसिल आउट कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। ये आप बात को समझ के चलनी है। हम्म। तो दोनों चीजें होंगी। जब भी आपको पता लगेगा ना कि दो चीजें निकल के आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों ही होंगी। ऐसा भी हो रहा होगा और ऐसा भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। अभिषेक जी, क्या लगता है? सर 12th हाउस आइसोलेशन का है। करेक्ट। 12th हाउस सर 9th से 4th है, तो ईश्वर का घर भी है। ईश्वर का घर, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ईश्वर का घर क्या होता है बेसिकली? 9th हाउस, मंदिर तो आप 9th हाउस से देखते हैं। गुरु का घर करुणा, जरूर बोलते हैं लोग। गुरु का करुणा। आश्रम में जाने को 12th हाउस बोलते हैं। कि आप गुरु के घर गए, आश्रम गए, तो 9th से 4th है। धर्म का, जब आप सुख, धर्म का सुख, ये ज्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन है। कि 4th हाउस क्योंकि सुख स्थान है, या कंटेंटमेंट की फीलिंग है, या आपकी इमोशनल बॉडी है। जनरल जब हम चार्ट में 4th हाउस देखते हैं, 9th से जब 4th की बात कर रहे हैं, तो वो धर्म का सुख है। राइट? तो धर्म का सुख किस चीज में है? भगवान से मन लगाने में। जब आप जिसको स्पिरिचुअलिटी का भाव बोल रहे हैं, कि जब, और आइसोलेट होने की बात करें, डिटैचमेंट की बात करें, अब आपको किसी और चीज में जॉय नहीं है, या कहीं और आपका मन नहीं भटकता, अब आपको भगवान की राह ही ठीक लग रही है, तो उसका 12th हाउस है। सर पहले के जमाने में जो ये वानप्रस्थ ले लेते थे राजा, ये वही तो है हाँ, ना वही बाद है में? 12th हाउस। वही है ना? वो 12th हाउस ही है। अब 12th हाउस हम इतना लूजली बोलते हैं कि मोक्ष का है। इतना डिफिकल्ट है ये मैटर, कि जब मोक्ष का है तो आप ये समझिए कि आपको सारे सुख, सब कुछ जो आपको मटीरियली खुशी दे रहे हैं चीजें, वो सब छोड़नी है आपको। और एक राजा अपना राजपाट छोड़ के, सारे कंफर्ट्स छोड़ के जंगल में जाके रहने लगा, क्योंकि उसे उस राजपाट की आदत है। अब उससे वो डिटैच हो रहा है। एक श्रीमद् भागवतम में एक कथा है, जड़ भारत। सुनिए अभिषेक जी।
नहीं 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 सुनी। इसमें क्या बताया कि जो महाराज भरत हैं वो सबसे स्ट्रांग किंग हैं, उनके नाम पे भारत देश का नाम है। अब वो जब वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर वो संन्यास लेते हैं, है ना। तो वो संन्यास लेते हैं और भगवान की राह पकड़ते हैं कि अब मोक्ष की अ, वो है आस्था कि मोक्ष मिले। पहले तो क्या है कि आपको हर चीज की जब डिजायर छोड़नी है तो मोक्ष की डिजायर भी अपने आप में आपको मोक्ष से दूर ले जाती है, क्योंकि आप उसके प्रति कुछ कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मोक्ष की राह पकड़ते हैं और सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। अब सब कुछ छोड़ के जंगल में, परिवार को छोड़ के सबसे दूर जाके जंगल में रह रहे हैं। अब क्या है कि जब बूढ़े होने लगे और अंतिम समय आने लगा, उससे पहले क्या होता है कि वो देखते हैं कि एक हिरनी एक बच्चे को जन्म दे रही है ना, और जन्म देते देते मर जाती है। अब वो क्या होता है कि वो बच्चे को उठा के पाल लेते हैं। अब उससे मोह हो जाता है उनको। अब उससे मोह हो जाता है, और जब उनको उनका लास्ट समय होता है, जब वो मर रहे होते हैं, तो उनको ये ख्याल आता है कि उस बच्चे का क्या होगा। तो इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उनको मोक्ष मिलता नहीं है। फिर वो हिरन बन के पैदा होते हैं, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा बोला जाता है, हिंदू धर्म में, कि आप मरते समय जिसका ख्याल करेंगे, आप या तो वो बनेंगे या उसके पास जाएंगे। तो इसके लिए अं- भगवान की अगर आप मनन करेंगे तो आप भगवान के पास पहुंचेंगे। अब उनको अंते ख्याल आता है सागति। भगवान, सॉरी, क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? अंते मति सागति। हाँ, तो भगवान की जगह उनको याद आता है वो हिरन। अब वो नेचुरल है बहुत, ये इस तरह की फीलिंग आना। तो मोक्ष की राह इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो अब अगले जन्म में वो हिरन बन के पैदा हो जाते हैं। अब वो हिरन बन के पैदा हो जाते हैं, फिर कथा ये है कि फिर वो एक जगह जाके कथा सुनते हैं, जहाँ पे भगवान की कथा हो रही होती है, और उनको फिर ये रियलाइज होता भी है, और फिर अल्टीमेटली उनको मोक्ष मिलता है। कथा समझाने के लिए यही है कि इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ। कोई भी बाबा हैं जो आपको लगेगा कि अब जिन्होंने अपना जीवन छोड़ा है, अगर किसी बाबा ने आश्रम बनाया है, उनकी मोक्ष की राह गई। क्योंकि अब क्या होगा, जैसी आश्रम बना, आश्रम बनते ही आश्रम की मैनेजमेंट, ये टीवी वीवी पे आने वाली तो छोड़ ही दो आप बात। आश्रम भी बना लिया ना किसी गुरु ने, उसके भी मोक्ष में बाधा हो गई। क्योंकि जैसे ही आश्रम बना, आश्रम की मैनेजमेंट है, आश्रम में खाना कैसे बनेगा, दान कैसे आएगा। जो ज्यादा दान दे रहा है वो गुरु जी के साथ बैठ के खाना खा रहा है, समझ रहे हो आप बात, उसको ज्यादा एक्सेस है। जो कम दान दे रहा है वो बाहर पब्लिक के साथ बैठा है, पब्लिक बहुत आ रही है, किसको ज्यादा इज्जत दें, डिस्क्रिमिनेशन आ गया। वहीं गड़बड़ हो गया मैटर। वो आपको दिख कुछ भी रहा हो, मोक्ष तो नहीं मिल रहा है बाबा जी को, ये तो बात पक्की है। तो अगर आप सब कुछ छोड़ के कहीं गए हैं, और वहां पे भी अगर आपको ये लालसा हो गई कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको देखें, तो वो एक्सपेक्टेशन रखना भी अपने आप में एक बैरियर है इन योर जर्नी टुवर्ड्स मोक्ष। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है आपकी, अगर क्योंकि सब कुछ चीज़ से डिटैच होना, और परमात्मा में पूरी तरह लीन होना, और किसी भी तरह से आपको कोई और कंफर्ट की आस्था ना होना। जैसे एक ग्रीक फिलोसफर की स्टोरी है, जिसके अंदर सिकंदर उसके पास जाता है। उसके बाद एक टब होता है, और वो उसमें सब कुछ, अमीर आदमी होता है पहले, और वो छोड़ के सब उस टब में रह रहा होता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, एक ग्लास होता है। एक दिन वो ग्लास भी चोरी हो जाता है, क्योंकि जिससे वो पानी पीता था, तो वो ग्लास भी चोरी हो जाता है। तो वो हंसता है, तो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया भाई, एक ही तो ग्लास था तेरे पास, वो भी चोरी हो गया। कह रहा मुझे चिंता होती थी इसकी, अब ये भी गया, अब मेरी ये चिंता भी गई। अब मेरे को क्या, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो आई टू वरी। मतलब पानी पीना है, मैं वैसे ही जाके पी लूंगा। मैं तो खामा खा ग्लास पाल रहा था अपने साथ कि मेरे को ग्लास। तो वो सिकंदर के बारे में स्टोरी है कि सिकंदर खुद जाके मिलता है उससे, और बोलता है कि मैं एक दिन आपकी तरह ये होना चाहता हूँ कि मुक्त होना चाहता हूँ। तो बोले अभी हो जा, यहाँ आके बैठ मेरे साथ, तू कहाँ चक्कर में पड़ा है।
फिर सिकंदर कहता है नहीं नहीं, अभी मेरे को बहुत काम है, तो वो सिकंदर पे हंस देता है और बोलता है कि यार जा, तेरे बस की नहीं है, तू कभी नहीं समझ पाएगा ये बात। सर तो फिर इस थ्योरी के हिसाब से तो जितने कथावाचक हैं भागवत कथा की, वो तो सबसे ज्यादा मुंह में है। दे आर ट्रैवलिंग विद सो मच लग्जरी, सो मच सिक्योरिटी। मैम हम तो ना ही कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो देखिए लायक नहीं हूँ उस बारे में ना, स्पिरिचुअली मैं किसी बात पे कमेंट करूँ धर्म की बात पे, आई डोंट थिंक के राइट है। लगता नहीं है, ऑल दो मेरे को नहीं लगता कि समझ में आती नहीं है बात, क्योंकि अगर या तो फिर आप अपनी कथाएं बिलीव कि आपकी कथाएं क्या सिखा रही हैं आपको, या फिर इनकी लाइफ देखें कि नहीं, क्या। तो ज्ञान भी बहुत ज्यादा देते हैं, मतलब वो खुद पे एप्लीकेबल नहीं है क्या फिर? जितना ज्ञान वो कथा के थ्रू दे रहे हैं, वो सब मतलब भगवत जी का ही ज्ञान तो दे रहे हैं, बट वो सब उन पे एप्लीकेबल ही नहीं है फिर तो। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है मैम ये, अपने आप में ना, टू कमेंट ऑन। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इट इज़ नॉट सो इजी। और हमारे लिए अब ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इस बात पे कमेंट करना तो दूर की बात है, बट समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सेम क्वेश्चन वैसे अर्जुन ने भी पूछा था कृष्ण जी से ड्यूरिंग जब उनको ज्ञान मिला था कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं काम, मुझे कर्म भी करना है और फिर मैं अटैचमेंट भी ना रखूं। तो ऐसे तो मैं लूप से कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा, मैं हमेशा पृथ्वी पे ही मतलब अलग अलग जन्म लेता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट तो क्रिएट होगा। तो कृष्ण जी का जो आंसर था बस मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने यही कहा था कि तुम चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, वो सब तुम मेरे नाम से करो, तो तुम्हारा अकाउंट धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, डूइंग विद माई नेम। और वो एब्सोल्युटली उन्होंने ठीक है ऑब्वियसली। मैम, लेकिन जब हम लालसा की बात कर रहे हैं मन की, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब आपके मन में कोई लालसा है कि ऐसा हो, ये हो, ये होना चाहिए, तो फिर तो आप मोक्ष से दूर जा रहे हैं ना। अब आप वो ये तो बात सर, समझना कि जैसे ही आपके मन में कोई लालसा आ गई, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है जब तक, तब तक एक अलग बात है कि आपको ना किसी चीज की लालसा है, ना आप कोई कंफर्ट एंजॉय कर रहे हैं। कंफर्ट एंजॉय करना अगर कुछ है तो भी ठीक है, ऐसे तो लोग नॉर्मल लाइफ में भी योगी लाइफ जी सकते हैं कि सब चीज से डिटैच है। कोई चीज है तो भी ठीक है, कोई चीज नहीं है तो भी यही ठीक तो है। भी। लेकिन जहां जब हम गुरु के आश्रम की बात कर रहे हैं, वहां पे वीआईपी एक्सेस की बात कर रहे हैं कि किसी को वीआईपी एक्सेस है और किसी को नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन आपको लगता है कि ठीक है, होना चाहिए वहाँ। नहीं नहीं सर, वो तो खैर रियलिटी भी नहीं है, वो रियलिटी से काफी दूर है, उससे तो हाँ, बहुत बेटर। मैं अगेन आई एम तो नॉट वो बात कमेंटिंग कि यही हो रही है कर्म कि योगी जो तो लोग कथावाचक हैं या जो आपको दिखते हैं टीवी पे, जो इस फील्ड के हीरोज हैं, तो वो कैसे, एक कोई ऐसा आदमी है जो एक्चुअली में भगवान की राह पे है, वो पॉपुलैरिटी से बचता हुआ मिलेगा आपको कंपैरेटिवली। वो कैमरा फेसिंग होएगा ही नहीं। एक जैसे वो के एन राव सर लिखते हैं अपनी किताब में, योगीज डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम करके किताब है, उसमें लिखते हैं एक योगी के बारे में जो कि गुजरात में कहीं किसी एक मंदिर पे रहते थे, और वहां पे सूखा पड़ा तो सब लोग उनके पास गए और उनसे बोला कि आप प्रार्थना करें, आप इतने योगी हैं, और कि भगवान से कि बारिश हो। तो उन्होंने यज्ञ किया और बारिश हुई। तो जब बारिश हुई तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया, 2-3 दिन तक सेलिब्रेशंस का माहौल हुआ कि भाई सूखा नहीं पड़ा और बारिश हुई। लेकिन जब लोग उनको थैंक यू कहने गए या अब उनको ग्लोरीफाई करने गए, तो वो वहां थे नहीं, वो वहां से निकल गए कि भाई अब उनको ये पता है कि अब उनको लोग ग्लोरीफाई करेंगे। वो उस चीज से तो बच के भागे हैं कि सामाजिक चीजों की आस्था या इच्छा से तो बचकर भागा है आदमी जो भगवान की राह पकड़ता है, फिर वो वापस उस तरफ जाएगा। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आदमी ने आश्रम बनाया, वहीं पे मोक्ष का राह की राह छूट गई। इतना डिफिकल्ट मैटर है ये, और आपको इतना लूजली बात करते लोग मिलेंगे। मोक्ष मोक्ष आपको इतनी आसानी से लोग बात करते मिलेंगे। हर चीज से डिटैच होंगे तो भगवान की राह मिलेगी। तो थोड़ा डिफिकल्ट है मैटर टू सर जैसे अंडरस्टैंड। आपने बोला कि फिर जो 3611 वाला बंदा है, जो त्रिशुड़ाया भाव में है, फिर वो कोई गलत काम कर रहा है, जैसे कि शिवाकी जी की थ्योरी से जाए अगर, जैसा वो कह रही है, तो जो कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे नाम से करो, तो अगर चोर चोरी कर रहा है कृष्ण भगवान के नाम पे, तो वो फिर गलत नहीं हो गया?
मेरे पर्पस ऑफ ख्याल चोरी। से नहीं नहीं नहीं, ये अलग हो गया कॉन्सेप्ट, ये क्योंकि तो अगर एक्चुअली क्या है कि देखिए, पहले तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये क्या है कि एक बेसिक समझ होनी चाहिए आपको, जो आपके संस्कार हैं, जो राइटियसनेस की एक बेसिक, समाज की जो एक दायरा है, और एक बेसिक राइटियसनेस की अंडरस्टैंडिंग। जब आप पैदा होता है बच्चा, तो हम उसको क्या सिखाते हैं, क्या हमारा समाज उसको क्या ट्रेन करने की कोशिश करता है, कि सभ्य बनाने की कोशिश करता है। तो आदमी जानवर से इंसान बना है अगर, तो जानवर जंगल में कैसे रहते हैं, वाइल्ड बिहेव करते हैं, कि कोई मर्यादाएं नहीं है। आपके पास सोसाइटी गाइडलाइन है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो सीखें, कि गलत ना करें। पहली बात तो ये। अब अगर आप ये बात बोलो कि मनी हाइस्ट देखा आपने, और देखा कि एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से, आप बड़ी तारीफ करी आपने कि क्या एक्सीलेंट प्लानिंग, और कितनी अच्छी अप्रोच, और कितने अच्छे तरीके से करी चोरी। तारीफ करनी है आप कर ही सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करी तो चोरी ही है ना। अप्रिशिएट तो आप सभी ने किया, सबने देखा तो हमने, और हमें अच्छा भी लगा कि एंड में वो जब पकड़े नहीं जाते हैं, तो हमें सबको अच्छा लगता है कि भाई चोर नहीं पकड़ा गया, कि हम रिलेट करने लगते हैं चोर से, कि भाई चोर तो हीरो है स्टोरी का, पकड़ा नहीं जा रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, पकड़ा जाता तो हमें लगता है कि सैड वो फिनिश हुआ है ना। तो अल्टीमेटली आप खुद सोचो कि आप क्या चीज अप्रिशिएट कर रहे हो, वो देखते हुए भी। बट देन, इवन देन, गलत चीज में आदमी मेहनत करके एक्सीलेंस अचीव कर रहा है, वो एक अलग बात है। और राइटियस होना एक अलग बात है। वो शनि का डोमेन है, कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं किसी काम को, और उसके अंदर कितनी एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। राइटियस होना जुपिटर का डोमेन है। सही और गलत की समझ होना वो जुपिटर का डोमेन है। बहुत तेज बुद्धि होना मरकरी अच्छा है। मरकरी अच्छा हुआ चार्ट में, बुद्धि बहुत तेज होगी। यूज कैसे होगी वो जुपिटर बताएगा आपको हॉरोस्कोप में। क्या आप हैकर बनेंगे, क्या आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। तो इसलिए जब आप एक हॉरोस्कोप को देखते हैं ना, तो आप ओवरऑल हॉरोस्कोप देखते हैं, सारे प्लैनेट देखते हैं, हर प्लैनेट का गुण देखते हैं, सारे हाउसेस देखते हैं। आपको कोई बाबा देखने हो कि अच्छे हैं कि नहीं, आप उनका फर्स्ट हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस पे प्रभाव देखिए। 10th हाउस देखिए, जो कर्म का है। 10th हाउस 10th लॉर्ड, फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड। तो ये क्या बताएंगे आपको, ये आपको उनका ओवरऑल आचरण बताएंगे। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, ये हाउसेस देख लिया आपने, ये एक लेवल है। फिर आपने देखा कि प्लैनेट्स, सूर्य कैसा है, जो कैरेक्टर का प्लैनेट है। जुपिटर कैसा है, जो एक्चुअल ज्ञान का प्लैनेट है। अब किसी बाबा का जुपिटर जो है, मान लीजिए कि वक्री है, तो आपको कैसे बाबा मिलेंगे, आपको ओशो जैसे बाबा मिलेंगे, है ना। आप ओशो का चार्ट उठा के देखेंगे, मैं आपको दूंगा ओशो का चार्ट, हम डिस्कस करेंगे उस चार्ट को भी, और आपको दिखेगा कि एक्सेलेंस अचीव तो की है उन्होंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है उनसे। मतलब आसपास भी पहुंच नहीं सकता, कोई बहस कर नहीं सकता ओशो से। बड़े बड़े पंडित भी, मतलब ऐसा कि पसीने छूटे, कि कपड़े फड़वा के वापस आएगा, क्योंकि आदमी पढ़ इतना लिया है। जो आदमी 1.25 लाख किताब पढ़ लिया है, उसको आप ज्ञान से तो नहीं बीट कर सकते ना। और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे हो रही है। जो रेगुलर समाज जिस तरह से देखता है, उस तरह से वो नहीं देख रहे हैं चीजों को। वो जुपिटर वक्री है चार्ट में। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। आपको एक चार्ट, हम धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे, जब हम देखेंगे हॉरोस्कोप को, आपको एक ओवरऑल चार्ट देखने को मिलेगा। अभी मैं एक देख रहा था, वीपी का गोयल सर का एक वीडियो कुछ दिन पहले। उसके अंदर वो एक चार्ट डिस्कस कर रहे थे, D60। उसमें बोला कि बड़ा स्ट्रांग है चार्ट, बड़ा अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग चार्ट लग रहा है, और D60 में भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। आदमी ने क्या किया, आदमी ने 16 मटर किए। स्ट्रांग है चार्ट, भाई पर्पस अचीव कर रहा है आदमी। एक आदमी का मर्डर करना आसान है, आप कर सकते हो किसी का मर्डर। मर्डर करना आसान ही नहीं है। वो आदमी 16 की तो सजा मिली उसे, कि आदमी को मार के वो बॉडीज के साथ सेक्स करता था, उसके बाद उनको खाता था। तो इस तरह की कोई काम कर रहा है आदमी,
तो वहशी बोल सकते हो आप तो, सिंपल तरीके से। और वो अचीव भी करे जा रहा है अपना पर्पस, और अपना पर्पस अचीव कर रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट के अंदर के, और बड़े स्ट्रांगली रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल हॉरोस्कोप देखते हो तो आपको दिखता है कि बुद्धि पे पाप प्रभाव है, कैसे कैसे प्लेनेट कहाँ कहाँ है। आपको क्या कॉन्सेप्ट दिखता है कि ऑब्वियस सी बात है आपको नाइन्थ हाउस खराब दिखेगा, है ना। आपको ऑब्वियस सी बात है कि जुपिटर पिटा हुआ मिलेगा, कि जिसको बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि मैं सोसाइटी में करने का जा रहा हूँ, जानवरों की तरह अगर कोई बिहेव कर रहा है तो आपको वो जुपिटर पिटा हुआ ही मिलेगा उसका हॉरोस्कोप में। अब जुपिटर पिट गया, नाइन्थ हाउस ठीक है, तो फिर भी बचाव हो गया। तो मल्टीपल लेवल्स है एक हॉरोस्कोप को देखने के लिए ना, आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है हॉरोस्कोप में। सर कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे लोअर ऑक्टेव अच्छा नहीं है बट हायर ऑक्टेव अच्छा है, जैसे चौथा घर अच्छा नहीं है बट सातवां अच्छा है, तो बिना हर गाड़ी चीज के का अपने मायने हैं मैम, हर उसका चीज के स्टेटस अपने अच्छा मायने है। हैं, तो वो देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव की बात है कि हाँ। और फिर ये है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बार बार कि गलत वो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ, जो जेनरिक स्टेटमेंट्स देते हैं ना। आप जब वीडियो देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, आपको जेनरिक स्टेटमेंट मिलेगी जब वो आपको नुकसान कर रही है, क्योंकि वो आपको गलत राह पे ले जा रही है प्रिडिक्शन में। आपको तोड़ तोड़ के देखना है हमेशा हर चीज को। एट्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा आप बताइए। अगर किसी का हॉरोस्कोप है, एट्थ लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में है, सिंपल आप बताइए क्या हो रहा है उसके साथ। बताइए। सीक्रेटिव। आदमी सीक्रेटिव है। ऑकल्ट में इंटरेस्ट। ऑकल्ट में इंटरेस्ट। अकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, गलत चीजों में भी इंटरेस्ट हो सकता है ना। आदमी 2 नंबर से पैसे कमाना चाह सकता है, गलत राह पे जा सकता है। एट्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, आदमी रिसर्च में भी हो सकता है। अब पीड़ाएं आ गई हैं जीवन में, एट्थ हाउस पीड़ा का है, लॉन्जेविटी का तो है, लेकिन पीड़ाओं का भी है। तो पीड़ाएं आ गई हैं जीवन में उठ के, तो अब क्या है कि जीवन भरा हुआ है पीड़ाओं से। इनहेरिटेंस मिलेगी फॉर श्योर। जब इनहेरिटेंस मिलनी है कि नहीं मिलनी, कोई आपके पास ये सवाल आएगा तो इनहेरिटेंस तो मिलनी है, क्योंकि क्या है कि इनहेरिटेंस उठ के आपके पास आ गई, फर्स्ट हाउस में आ गई, इन फर्स्ट लॉज हाउस की आप ना, है। सॉरी। इनहेरिटेंस भी इन लॉज की मिलेगी ना, नहीं नहीं, पेरेंट्स की इनलॉस की नहीं मिलेगी तो मैम, सिर्फ सेकंड आपको की। इनहेरिटेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनलॉस का भाव भी है, हम्म, इनहेरिटेंस का भाव भी है। अब आपको अपने पेरेंट्स से मिले कि इन लॉस से मिले वो अलग बात है, लेकिन इनहेरिटेंस तो मिलेगी। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है वो मिलेगा। तो आदमी 2 नंबर का धंधा भी कर सकता है, अगर वो स्ट्रांग है हॉरोस्कोप में, 2 नंबर का धंधा भी कर सकता है। आदमी साधना में भी जा सकता है बहुत डीप। अब साधना में जाएगा कि 2 नंबर का धंधा करेगा, ये कौन बताएगा आपको। जुपिटर। जुपिटर, फर्स्ट लॉर्ड का मालिक। जुपिटर भी बताएगा, और नाइन्थ हाउस का अच्छा होना भी बताएगा, फिफ्थ हाउस का अच्छा होना भी बताएगा। हम्म, जुपिटर नेचुरली आप देखेंगे, जब हमने बोला कारक है 9वें भाव का, सेकंड हाउस संस्कार का, नाइन्थ हाउस ज्ञान का, जब इनका कारक है जुपिटर, तो अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो ठीक है। जुपिटर अगर पाप प्रभाव में है तो तकलीफ हो सकती है। फिर सर्जन बन सकता है ऐसा आदमी जिसका एट्थ बिल्कुल बन हाउस। सकता है मैम, सर्जन बन सकता है, लेकिन आपको सर्जन बनने के लिए फिर उसको और बहुत सारी चीजें देखनी है। खाली इस बात को देख के नहीं बोल सकते कि सर्जन बनेगा, है ना। फिर पढ़ाई भी तो देखनी है आपको, कि पढ़ाई ठीक होगी तो ही तो सर्जन बनेगा। नहीं तो कहीं छुरी मार रहा होगा किसी को, हाँ। पढ़ाई ठीक नहीं हुई तो। मंगल स्ट्रांग हो गया, पढ़ाई ठीक नहीं है, जुपिटर खराब हो गया, तो फिर छुरी मारेगा किसी के, है ना, कि कहीं किसी को लूटेगा। तो आप, इसलिए आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी है हर हॉरोस्कोप में। एक चीज देख के कोई कंक्लूजन नहीं करना, ये आपको बस ध्यान रखना है हर बार। आज के लिए इतना ही करते हैं। पर वैसे हर चार्ट में तो ऐसे अगर आप मतलब कोई भी चार्ट देखो उसमें इश्यूज भी बहुत सारे मिलते हैं, अगर आप कोई मैम एक एक ठीक चार्ट है। लेके अगर आपने एक रजिस्टर नहीं भरा ना, ऐसा राव सर बोलते थे कि अगर एक रजिस्टर नहीं भर दिया आपने एक हॉरोस्कोप लेके, तो हाँ, आपने जस्टिस नहीं किया उस चार्ट के साथ। क्योंकि अगर उसमें आप अगर 2 दिन भी लेके अच्छा बैठे भी। रहोगे ना चार्ट को, हाँ। फिर भी आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरा कंप्लीट इसका वो कर दिया, अध्ययन कर दिया। अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है मैटर, और खुद सीख लेना मेरे को लगता है कि ज्यादा बेटर है, कि आप खुद ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने अपने हॉरोस्कोप पे।
कोई भी ज्योतिषी के पास टाइम नहीं है कि दो दो तीन तीन दिन लगा रहे हैं आपके ना, आप उस तरह से पे कर सकते हो उसको। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो आपसे कोई अपने मैंडेज मांगने लगे कि मैं 2 दिन आपके, इसलिए राजा लोग रखते थे अपना ज्योतिषी। तो पहले तो जो बेस्ट होता होगा उस फील्ड में उसको राजा अपॉइंट करता होगा, और अपने लिए ज्योतिषी रखा हुआ है फुल टाइम, कि वो यही काम कर रहा है, कि वो सारा दिन। जैसे आप अगर इंडियन हिस्ट्री में ही जहांगीर नामा एक किताब है, तो जहांगीर की जी। लाइफ पे है। उनके कोर्ट में एक ज्योतिषी जिनका नाम ज्योतिक राय, उनके बारे में मेंशन्ड है कि ये प्रिडिक्शन दी तो उनको सोने में तोला गया, ये प्रिडिक्शन दी तो अ, इसमें तोला गया। एक बार ऐसे ऐसे, एक बार एक ज्योतिषी ने कुछ प्रिडिक्शन कर दी थी, तो वो उसको बुलाया गया, ज्योतिक राय ने उसको क्रॉस कर दिया कि ऐसा नहीं होएगा। जब वो ज्योतिक राय ठीक बैठे तो उसको बुलाया गया ज्योतिषी को, तो वो उसने रास्ते में सुसाइड कर लिया। ये मेंशन्ड है, रिकॉर्डेड है इन हिस्ट्री। तो अब जहांगीर तो मुस्लिम राजा थे, है ना, जहांगीर तो मुगल राजा थे। जहांगीर अकबर के बेटे थे, सलीम अनारकली वाले। तो पि- पिता थे जी। नहीं नहीं, अकबर के बेटे थे जहांगीर। ओ यस। और अकबर के पिता जो थे वो हुमायूं थे। हुमायूं थे। और हुमायूं के पिता बाबर, जो इंडिया आए थे, जो इब्राहिम बाबर का लोदी से लड़े थे, हुमायूं इब्राहिम का। लोदी को हराया था उन्होंने। हालांकि हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मुगल्स को ज्यादा बुरा बोलते हैं, क्योंकि मुगल तो जब आए तो उससे पहले 300 साल थे, अफगान थे यहाँ। मुगल्स तो जब उन्होंने हराया तो भी किसी, भाई आई हैव टू ड्रॉप बिकॉज देयर इज अनदर क्लास वेटिंग, दे स्टार्टेड कॉलिंग। आई सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।